Hello everyone, this is Richa welcoming you all in my YouTube channel named Eco Simplified. ये जो वीडियो है ना, ये कंटिन्यूएशन में है फ्रॉम बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसकी पहली वीडियो मैंने सैटरडे को अपलोड कर दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से जाके इसे चेक कर सकते हो। ओके, सो मूविंग फर्दर, जाएंगे जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। उसके बाद थोड़ा सा हेनरी फेयोल के लाइफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम 14 प्रिंसिपल्स जो हैं हेनरी फेयोल के, उन्हें स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे उस वीडियो में। सो बिना देर करते हुए हम सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम चलते हैं कि पहले हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए थे। तो देखिए, इस पूरे चैप्टर में आपने जो पढ़ना है वो टॉपिक्स हैं आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस, फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और टेलर्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इससे पहले की वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किया था, मैनेजमेंट की प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की मीनिंग को समझा था प्योर साइंस, वैल्यूज़ और टेक्निक्स से कंपेयर करके। इसके अलावा हमने ये देखा था नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इनके सारे पॉइंट्स को वन बाय वन हमने कवर किया था बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ। और आज का टॉपिक यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ठीक है, सब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो लेक्चर्स की सीरीज़ मैं बना रही हूँ, दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इसके लिए कोई पैसे नहीं देने हैं, यहाँ पर इंटरनेट का रिचार्ज आपको अपना खुद करवाना पड़ेगा। उसके अलावा एनसीईआरटी की बुक का बेस है और बाकी जो और बुक्स मैं रेफ़र कर रही हूँ दैट इज़ पूनम गांधी और जीएस अलग, सुभाष दे, ऐसे बहुत से राइटर्स की बुक है जो मैं रेफ़र कर रही हूँ ये सारी जो भी नोट्स हैं उसको तैयार करने के लिए। पर बेस एनसीईआरटी का है। आप ये वीडियोस देखिए, इनसे समझिए, फिर एनसीईआरटी को रीड करिए। उसके बाद हम वन बाय वन संडेज़ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर केस स्टडीज़ को डिस्कस करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। ठीक है, ये कैसे इम्पोर्टेंट हैं, क्या वैल्यू प्रोवाइड करते हैं किसी भी मैनेजर्स के लिए, ये हम यहाँ पे देखेंगे क्यों ये ज़रूरी हैं। ठीक है, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स, फर्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। अब ये वाला जो पॉइंट है, इसके लिए हमने ये देखा था कि जो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं क्यों बनाए गए हैं, वो मैनेजमेंट थिंकर्स जो रहे हैं हमारे, चाहे वो हेनरी फेयोल हो या टेलर हो, उन लोगों ने अपने एक्सपीरियंस पे बेस्ड ये सारे प्रिंसिपल्स बनाए हैं। ठीक है, उनके जो भी एक्सपीरियंस रहे अपने वर्किंग में, उन्होंने उन प्रिंसिपल्स को, वो उन्होंने जो जो चीज़ें अप्लाई की उसको कंबाइन कर दिया और वही हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। तो वो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना, वो किसी भी मैनेजर को हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि वो रियलिटी पे बेस्ड है, वो एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम में, कोई भी सिचुएशन में अगर कोई मैनेजर है तो वो उनसे क्या कर सकता है, कंसल्ट कर सकता है उन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजर से जो उन्हें गाइड करते हैं ताकि वो राइट टाइम पे राइट डिसीजंस ले सके। ठीक है, इससे होता क्या है कि मैनेजमेंट जो है वो मिस्टेक्स कम करता है, और अगर मिस्टेक हो भी गई तो वो उस मिस्टेक से आगे सीखता भी है। ठीक है, हम ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही मिस्टेक को बार बार रिपीट करते रहें। फाइन, आगे आपका दिया हुआ है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, insist on planned activity and systematic organization of men and material in the organization। अब यहाँ पे क्या चीज़ कही जा रही है कि जो भी रिसोर्सेज होते हैं हमारे, ठीक है, पहला क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उसके अलावा मटेरियल रिसोर्सेज है जिसे हम रॉ मटेरियल वगैरह बोलते हैं।
इन चीज़ों का प्रोडक्शन जब हो रहा है तो हम ये देखेंगे कि जब हम ये चीज़ें सोसाइटी से ले रहे हैं तो सोसाइटी से ली हुई कोई भी चीज़ को या किसी भी चीज़ को, जैसे आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि हमारे रिसोर्सेज जो होते हैं वो स्केयर होते हैं, यानी स्केयर रिसोर्सेज होते हैं, कमी होती है रिसोर्सेज की, इसलिए हमें रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना चाहिए और उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज करना चाहिए। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या बताते हैं, क्या सिखाते हैं? यही सिखाते हैं कि हमें रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करना चाहिए, ठीक है, एक सिस्टमेटिक वे में, एक प्लान्ड तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए, जिससे कि हमारा कॉस्ट कम हो सके और हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ है साइंटिफिक डिसीजंस। देखिए, जो भी मैनेजर्स होते हैं ना, उन्हें डेली बेसिस पे बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ठीक है। मैनेजर्स हैव टू टेक नंबर ऑफ डिसीजंस एवरी डे। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल इनेबल्स द मैनेजर टू अप्रोच वेरियस प्रॉब्लम्स सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिकली, ठीक है। कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं, मैनेजर्स जिनको डेली बेसिस पे बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, उनके लिए एक गाइडलाइन की तरह काम करता है। ऐसा गाइडलाइन जो उन्हें बताता है कि किसी भी प्रॉब्लम को हमें सिस्टमैटिकली और साइंटिफिकली हैंडल करना है। फाइन, सिस्टमैटिकली और साइंटिफिकली हैंडल कैसे करना है कि हमें हर प्रॉब्लम को उसके मैक्सिमम अप्रोच तक देखना है, ठीक है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें करना क्या है। एग्जाम्पल अगर लेते हैं रूल ऑफ थंब की, तो साइंस का जैसे रूल ऑफ थंब होता है, वैसे ही टेलर इंसिस्ट करते हैं कि हमें हर काम को करने के लिए एक सिस्टमेटिक, एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करना होगा। हम ऐसे मैनेजर्स पे या वर्कर्स पे नहीं छोड़ सकते कि वो अपने आप टाइम डिसाइड करें कि उन्हें 5 महीने में करना है, 2 महीने में करना है या 3 महीने में करना है। ये टाइम पूरा प्रॉपर रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद डिसाइड किया जाएगा, एक स्टैंडर्ड टाइम किसी भी काम को करने के लिए। और ये किया हुआ है मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है। यानी जो भी हमारे आसपास का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, चाहे वो कंज्यूमर का टेस्ट, नेचर और प्रेफरेंस हो, पॉलिटिकल व्यू हो, लीगल हो, किसी भी तरीके का हो, ठीक है, हमें उसके अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं। अगर हम टाइम के साथ नहीं चलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे और दुनिया हमसे बहुत, यानी हमारे कंपटीटर्स हमसे बहुत आगे निकल जाएंगे। तो ज़रूरी क्या है कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होगा। और यही चीज़ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी बोलता है कि हमें चेंजेस लाने पड़ते हैं। हेल्प्स इट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग चेंजेस। दीज प्रिंसिपल्स ट्रेन मैनेजर्स इन इम्प्लीमेंटिंग द चेंज इन द राइट डायरेक्शन। और एक तो ये कि हमें मैनेजमेंट में वो चेंजेस लाने पड़ते हैं, दूसरा ये कि उन चेंजेस को राइट डायरेक्शन दिखानी पड़ती है। और ये चीज़ हमें दिखाता कौन है, सिखाता कौन है? तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सिखाते हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो आगे जो पॉइंट हमें पढ़ना है, दैट इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। अब अगर हम इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये जो है ना, एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है, ठीक है। किसका होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है, जिसमें ये प्लान्स और पॉलिसीज बनाते हैं और जो भी सिस्टमेटिक काम ये बताते हैं, गाइडलाइंस ये देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, कंपनी में काम किया जाता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट को सही तरीके से प्लान्स और पॉलिसीज को फॉर्मुलेट, स्केलर चेन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम इतने आप हैवी वर्ड्स क्यों बोल रहे हो? तो ये सारे जो भी मैंने बोला, प्रिंसिपल ऑफ कमांड, स्केलर चेन वगैरह वगैरह, ये हम नेक्स्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर अप करेंगे, तो आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे दे रहा है आपका फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी मैंने बताया आपसे कि ह्यूमन रिसोर्स हुआ या रॉ मटेरियल हुआ, कोई भी तरीके का रिसोर्स हम लेते किससे हैं? सोसाइटी से लेते हैं। सोसाइटी से जब हम कोई चीज़ ले रहे हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे किसी काम से सोसाइटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सोसाइटी से जब कुछ ले रहे हैं, कुछ मतलब गिव एंड टेक का काम है, जब उनसे रॉ मटेरियल ले रहे हैं तो कुछ बेनिफिट उन्हें भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो हमें काम किस लिए करना चाहिए?
डूइंग टास्क टू अपलिफ्ट सोसाइटी, सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए। और इसका एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन, यानी जो भी एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उन्हें फेयर रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। ठीक है, अब आप इतना कम सैलरी मत दो कि वो बेचारे काम ही ना कर पाएँ, ठीक है, और इतनी ज़्यादा सैलरी भी मत दो कि उन्हें लगने लगे कि मतलब आगे फर्दर ट्रेनिंग की या डेवलपमेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जब बिना मेहनत किए इतने पैसे मिल रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है मेहनत करने की। तो ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली गोल क्या होना चाहिए कि कोई भी रिसोर्स वेस्ट ना हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो या मटेरियल रिसोर्स हो, ठीक है, वेस्ट ना हो, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो ताकि हमारा कॉस्ट कम हो सके और प्रॉफिट क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। ठीक है, लास्ट आपका पॉइंट जो आता है यहाँ पे 7th पॉइंट, दैट इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल जो फेयोल और टेलर ने बनाए हैं वो सारे प्रिंसिपल्स आप देखिए, जितने भी थिंकर्स मैनेजमेंट के रहे हैं वो उनके पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड हैं। ठीक है, धीरे धीरे वो अपने काम से सीखते गए, सीखते सीखते जब उन्हें पता चला टाइम के साथ, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा कि क्या ज़रूरत किस चीज़ की होती है कि चेंज को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे भी जब हम मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च की बात करते हैं तो बात हम इसी चीज़ की कर रहे हैं कि टाइम टू टाइम डेवलपमेंट और चेंजेस, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते रहने चाहिए ताकि हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में और मॉडिफिकेशंस ला सकें, मैनेजमेंट की और अच्छी थ्योरीज बना सकें। ठीक है, और इसके लिए जो मैनेजमेंट के स्पेसिफिक कोर्स होते हैं जैसे बीबीए, एमबीए, उनमें भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक करिकुलम के फॉर्म में पढ़ाया जाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं जो कि बेस्ड होते हैं किस पे, मैनेजमेंट प्रिंसिपल पे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की तो वो हमें क्या बताता है कि रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना है, और सोसाइटी से जब हम कुछ चीज़ ले रहे हैं, रॉ मटेरियल है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, तो बदले में सोसाइटी को भी अपलिफ्ट करना है, चेंजेस को अडॉप्ट करना है। ठीक है, साथ में ट्रेनिंग, रिसर्च और एजुकेशन को भी प्रमोट करना है। ये सारी चीज़ें कौन बताते हैं हमें, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे आपका बेसिक अगर बोलें इंट्रोडक्शन पार्ट इस चैप्टर का जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे ये देखिए मैंने पीपीटी को अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे फोटो लगाई है हेनरी फेयोल की। ठीक है, अब हेनरी फेयोल की अगर बात करें तो हम जनरली पढ़ते हैं फेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, पूरा नाम इनका है हेनरी फेयोल। ठीक है, बर्थ इनका कब हुआ था, फ्रांस में 1841, फ्रांस में 1841 में इनका जन्म हुआ था। एजुकेशन की बात करें तो इनके पास डिग्री थी माइनिंग में। कंट्रीब्यूशन इनके ये रहे हैं कि इन्होंने डिफरेंस बताया है आपका टेक्निकल स्किल्स और मैनेजेरियल स्किल्स में। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं मेन स्टेप जो कि प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं, जो कि हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी पढ़ते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जो कि आगे आने वाले आपके पार्ट ए के बुक के चैप्टर्स हैं। ठीक है, जिनको आपको डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट इन्होंने बनाया है डेवलप्ड 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, हेनरी फेयोल ने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं। अब इस चैप्टर की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम यही 14 प्रिंसिपल्स क्या करने वाले हैं, डीपली डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम शिफ्ट होंगे टेलर की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे बात कि ऐसा क्या हुआ था कि हेनरी फेयोल को ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीज़ों को डेवलप करना पड़ा था। 1888 की बात है। ठीक है, वो काम कर रहे थे, इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट करने के बाद उनको कोल माइनिंग कंपनी एक है वहाँ पे काम मिल गया और 1888 में उनका प्रमोशन हुआ था। ठीक है, इन 1888 ही वॉज प्रमोटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। कौन सी पोस्ट पे प्रमोट हुए थे, मैनेजिंग डायरेक्टर। ओके, एट दैट टाइम द कंपनी वॉज इन अ सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। और जब वो प्रमोट हुए थे तो उस टाइम पे कंपनी की हालत ये थी कि कंपनी अब दिवालिया घोषित होने वाली थी। ठीक है, ही एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड अप्लाइड हिज मैनेजरियल टेक्निक्स टू ब्रिंग आउट द कंपनी फ्रॉम दिस सिचुएशन एंड ही सक्सीडेड। उन्होंने ये जो चैलेंज था ना कि कंपनी अब दिवालिया होने वाली है, इंसॉल्वेंसी के कगार पे है
और उन्हें प्रमोट किया जा रहा है एज एन मैनेजिंग डायरेक्टर, तो उन्होंने इसे एक्सेप्ट, उसके हिसाब से उन्होंने काम किया, इसको एज अ चैलेंज लिया और कंपनी को वो इस सिचुएशन से बाहर लेके आए। ठीक है, वेन ही रिटायर्ड आफ्टर 30 ईयर, यानी 30 साल एज एन MD काम करने के बाद जब वो रिटायर हुए, तो वो जो कंपनी जिसमें वो काम कर रहे थे वो लीडिंग कोल और स्टील की कंपनी थी विद अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड। ठीक है, तो अपने इस 30 साल के करियर में उन्होंने जितनी चीज़ें सीखी या जिस तरीके से कंपनी को इंसॉल्वेंसी से टॉप कंपनीज की गिनती में लेके आए विद अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड, वो सारे एक्सपीरियंस से उन्होंने डेवलप किया क्या, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, या फिर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, या फिर टेक्निकल स्किल्स और मैनेजरियल स्किल्स के बीच में डिफरेंस बताया। अब हम यही सारी चीज़ें जो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। अगर कोई भी टॉपिक ऐसा है जो इसमें आपको समझ नहीं आया, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सारे टॉपिक्स पहले क्लियर करके फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और जाने से पहले आई वुड लाइक टू से कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मेरा ये जो छोटा सा इनिशिएटिव है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट या कोचिंग फ्री इन्वायरमेंट बनाना चाहती हूँ इंडिया के एजुकेशन का, वो पूरा हो सके। मच लव, स्टे ट्यून्ड विद इको सिंप्लीफाइड फॉर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच।